नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेंद्र यादव। विजय कोचिंग में आपका स्वागत है। हम लोग स्पेशल आरओ, एआरओ और पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए एक जीएस की एक श्रृंखला शुरू किए हैं, जिसमें हम लोग पर्यावरण, विश्व के भूगोल में वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उसमें श्रृंखलाएं चल रही हैं कई सारी। आज हम लोग उसमें संविधान शुरू करते हैं। आज हम लोग उसमें एक नए टॉपिक शुरू करते हैं, संविधान। और संविधान में हम लोगों को बहुत चीज़ें पढ़नी हैं और उसमें एक एक करके हम लोग पढ़ते चलेंगे, जिसमें से आज हम लोग संविधान पर थोड़ा सा बेसिक चर्चा करेंगे। संविधान से परिचित होंगे कि संविधान में किस तरीके से हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। चलिए शुरू किया जाए। संविधान पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग प्राचीन समय की व्यवस्थाओं पर चलते हैं। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा जिसको हम बोलते हैं राज्य। जिसको हम क्या बोलते हैं? राज्य। राज्य को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेट। राज्य को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेट। ये जो राज्य शब्द है ये बहुत पहले का नहीं है। इस राज्य शब्द की उत्पत्ति होती है 16वीं सदी में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि राज्य शब्द की उत्पत्ति, राज्य शब्द की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में हुई या 16वीं सदी में हुई। 16वीं सदी में हुई थी। 16वीं सदी में हुई थी। और यहाँ से एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि ये जो राज्य शब्द है, इस राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो अगर राज्य शब्द का प्रयोग आपसे पूछा जाए तो राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था मैकियावेली ने। यहाँ पर लिख देते हैं, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने। मैकियावेली का आपने नाम सुना होगा। मैकियावेली एक लेखक दार्शनिक थे। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक, मैकियावेली ने अपनी पुस्तक, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द प्रिंस। अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। तो जो राज्य शब्द है यह, इसकी उत्पत्ति कब होती है? तो राज्य शब्द की उत्पत्ति है 16वीं शताब्दी में। और जो राज्य शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था मैकियावेली ने। और मैकियावेली ने किस पुस्तक में किया? तो अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। और यहीं से एक सवाल और अक्सर पूछा जाता है कि भारत का मैकियावेली किसको बोलते हैं? भारत का मैकियावेली, तो यहाँ पर लिख देते हैं, भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है? चाणक्य को। चाणक्य को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली किसको बोलते हैं? चाणक्य को। और चाणक्य ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था, या जिसका नाम है अर्थशास्त्र। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। और इस अर्थशास्त्र की तुलना किस पुस्तक से की जाती है? द प्रिंस से। तो अर्थशास्त्र
की तुलना किस पुस्तक से की जाती है? द प्रिंस से। जब मैकियावेली की तुलना चाणक्य से होती है तो चाणक्य की पुस्तक की तुलना किससे होती है? द प्रिंस से। ये सवाल भारतीय इतिहास में कई बार पूछा हुआ है कि द प्रिंस की तुलना होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से। या भारत का मैकियावेली किसको बोलते हैं? तो हम बोलते हैं चाणक्य को। चाणक्य के बारे में आपने सुना ही होगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत दिया था जिसको हम क्या बोलते हैं? सप्तांग सिद्धांत। इन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत दिया था जिसको हम क्या बोलते हैं? सप्तांग सिद्धांत। और सप्तांग सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि जो राज्य हैं, सप्तांग सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि जो राज्य हैं, राज्य के कितने अंग होते हैं या राज्य का निर्माण कितने अंगों से मिलकर होता है। तो यहाँ पर राज्य का निर्माण 7 अंगों से मिलकर होता है। राज्य का निर्माण 7 अंगों से मिलकर होता है। ये बात किसने बताई थी? तो ये बताया था चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में। नाम अर्थशास्त्र है तो हमको क्या लगेगा? अर्थशास्त्र का संबंध इकोनॉमिक्स से है, लेकिन अर्थशास्त्र का संबंध इकोनॉमिक्स से ना होकर इसका संबंध है राजनीति से। राजनीति से रिलेटेड, राजनीति से रिलेटेड, राजनीति से संबंधित है कौन सी पुस्तक? अर्थशास्त्र। ये तो एक बेसिक परिचय हुआ, थोड़ा सा एक बार फिर समझते हैं। जो राज्य शब्द है ये अस्तित्व में कब आता है? 16वीं शताब्दी में। इसकी उत्पत्ति कब हुई? 16वीं शताब्दी में। और राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया मैकियावेली ने। और किस पुस्तक में किया? द प्रिंस में। भारत का मैकियावेली किसको बोलते हैं? तो भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। और चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र की तुलना किससे होती है? प्रिंस से। या यूँ कहें कि भारत का प्रिंस किसको बोलते हैं? तो मैकियावेली की पुस्तक चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र को। चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत दिया है जिसका नाम क्या है? सप्तांग सिद्धांत। और सप्तांग सिद्धांत में इन्होंने बताया कि जो राज्य होता है उस राज्य का निर्माण कितने अंगों से मिलकर होता है? 7 अंगों से। और जो अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक है, इस पुस्तक का संबंध इकोनॉमिक्स से ना होकर बल्कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है? राजनीति से। इसका संबंध किससे है? राजनीति से। एक चीज़ यहीं पर और समझते हैं, ये जो राज्य शब्द हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के कितने अंग होते हैं? राज्य के अंग की बात की जाए तो राज्य के 4 अंग होते हैं। राज्य के आवश्यक तत्व। तो यहाँ पर राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। और 4 आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं इनको समझते हैं। पहला आवश्यक तत्व है जिसको हम क्या बोलते हैं? पर्याप्त जनसंख्या। पर्याप्त जनसंख्या कहने का मतलब क्या है? कम से कम इतनी जनसंख्या हो कि वहाँ का शासन प्रशासन आसानी से चलाया जा सके, चलाने में समस्या ना हो। तो पहला तत्व क्या हो गया? पर्याप्त जनसंख्या। दूसरा तत्व हो गया एक सरकार। दूसरा तत्व है एक सरकार। तीसरा तत्व है जिसको हम बोलते हैं निश्चित क्षेत्रफल। तीसरा तत्व है जिसको हम क्या बोलते हैं? निश्चित क्षेत्रफल। निश्चित क्षेत्रफल। कहा जाता है कि अगर किसी राज्य का क्षेत्रफल निश्चित ना हो
क्षेत्रफल सीमित ना हो तो फिर वह राज्य शांतिपूर्वक अपना विकास नहीं कर सकता है, क्योंकि जब क्षेत्रफल सीमित नहीं होगा, क्षेत्रफल अगर निश्चित नहीं होगा फिर उसकी सीमा विवाद किसी न किसी देश से लगी रहेगी, फिर वहाँ पर अशांति रहेगी। और जो चौथा तत्व है, इस चौथे तत्व को हम बोलते हैं संप्रभुता। चौथे तत्व को हम क्या बोलते हैं? संप्रभुता, या इसी को हम बोलते हैं प्रभु सत्ता संपन्न। प्रभु सत्ता संपन्न, प्रभु सत्ता संपन्न या सत्ता संपन्न भी कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, अक्सर यहाँ से सवाल पूछता है कि राज्य के कितने आवश्यक तत्व होते हैं। तो राज्य के आवश्यक तत्वों की संख्या है 4। कौन कौन से? एक है पर्याप्त जनसंख्या, मतलब यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि किसी राज्य की निश्चित जनसंख्या हो। निश्चित जनसंख्या तो हो ही नहीं सकती, जनसंख्या किसी पल में बढ़ती है तो किसी पल में घट जाती है। इसीलिए यहाँ पर प्रावधान क्या किया गया है? पर्याप्त जनसंख्या हो। पर्याप्त जनसंख्या के बाद वहाँ पर एक सरकार हो जो वहाँ का शासन प्रशासन चलाए। और तीसरा है निश्चित क्षेत्रफल हो, मतलब उसका जो क्षेत्रफल हो वो निश्चित हो। बहुत ज़्यादा अनिश्चितता की दशा में सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद, भारत चीन के बीच सीमा विवाद, क्योंकि यहाँ पर सीमा को लेकर थोड़ी सी समस्या रहती है। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है? संप्रभुता। इसको हम बोलते हैं सॉवरेनिटी या संप्रभुता। और यहाँ से सवाल पूछा गया है कि पूरे राज्य का सबसे महत्वपूर्ण या प्राण तत्व क्या होता है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? संप्रभुता को। जो संप्रभुता है यह राज्य का प्राण तत्व होती है। संप्रभुता यह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, या सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, या यह राज्य का प्राण तत्व है। यह राज्य का प्राण तत्व है। प्राण तत्व क्यों कहा जा रहा है या सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब संप्रभुता होगी ही नहीं तो फिर वहाँ पर राज्य होगा भी नहीं। जब संप्रभुता नहीं होगी तो फिर हम राज्य नहीं कह सकते हैं। क्यों? जैसे जहाँ पर पर्याप्त जनसंख्या हो, एक सरकार हो, निश्चित क्षेत्रफल हो, लेकिन वहाँ पर संप्रभुता ना हो तो फिर यहाँ पर इन तीनों तत्वों को मिलाकर निर्मित होता है राष्ट्र। यहाँ पर इन तत्वों को मिलाकर क्या बनता है? राष्ट्र। और राष्ट्र में संप्रभुता नहीं होती है, इसीलिए राष्ट्र और राज्य में अंतर होता है। और राष्ट्र राज्य में अंतर किस चीज़ की है? तो राष्ट्र राज्य में अंतर है संप्रभुता का। जहाँ पर संप्रभुता है वो राज्य होगा, और जहाँ पर संप्रभुता नहीं है मतलब वहाँ पर पर्याप्त जनसंख्या, एक सरकार और निश्चित क्षेत्रफल है, वहाँ पर क्या होगा? राष्ट्र। यहाँ पर मुख्य अंतर है। जैसे भारत के विषय में अगर कहा जाए कि क्या भारत आज़ादी से पहले मतलब 1947 से पहले राज्य था, तो हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भारत के पास क्षेत्रफल भी था, भारत में ब्रिटिश सरकार भी थी, भारत में पर्याप्त जनसंख्या भी थी, लेकिन भारत के पास अपनी संप्रभुता नहीं थी। इसलिए आज़ादी से पहले भारत राष्ट्र तो था लेकिन भारत राज्य नहीं था। आज़ादी से पहले भारत राष्ट्र तो था लेकिन भारत राज्य नहीं था। और भारत राज्य कब बनता है? तो भारत राज्य बनता है 26 जनवरी 1950 से, क्योंकि इसी दिन पूरे भारत का संविधान लागू होता है। और संविधान लागू होने के साथ ही भारत कैसा राज्य बन जाता है? प्रभुता संपन्न हो जाता है। क्योंकि हम लोग भारत के संविधान की प्रस्तावना में पढ़ते भी हैं पहले पैराग्राफ में कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो यहाँ पर पहला ही शब्द क्या लिखा गया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मतलब भारत को कैसा बनाना चाह रहे हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ तो पता चल गया राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है।
राष्ट्र के 3 तत्व होते हैं, पर्याप्त जनसंख्या, एक सरकार और निश्चित क्षेत्रफल। लेकिन राज्य के 4 तत्व होते हैं, कौन कौन से? इसमें एक चौथा जुड़ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? संप्रभुता या प्रभुता संपन्न। इसी को अंतिम सत्ता भी बोलते हैं, सत्ता संपन्न भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज समझते हैं जिसको कहा जाता है संप्रभुता। थोड़ा सा समझते हैं। शब्द है हमारा संप्रभुता। संप्रभुता, ये जो संप्रभुता है, संप्रभुता होती कितने प्रकार की है? तो संप्रभुता होती है 2 प्रकार की। जो संप्रभुता है यह होती है 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक संप्रभुता होती है आंतरिक, एक संप्रभुता होती है आंतरिक। इसको हम क्या बोलते हैं? आंतरिक संप्रभुता, संप्रभुता। और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? बाह्य संप्रभुता। इसको हम क्या बोलते हैं? बाह्य संप्रभुता, संप्रभुता। अब देखते हैं इसमें होता क्या है आंतरिक और बाह्य संप्रभुता में। अगर हम संप्रभुता का एक बेसिक एक शब्द बोलें तो संप्रभुता का मतलब होता है कोई भी निर्णय लेने की स्वतंत्रता। संप्रभुता मतलब क्या होता है? कोई भी निर्णय लेने की स्वतंत्रता, चाहे वो हमारा आंतरिक निर्णय हो, आंतरिक मामला हो, चाहे वो बाहरी मामला हो, बाहरी निर्णय हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? संप्रभुता। जब कोई व्यक्ति या जब कोई देश अपना आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? वह कैसा होगा? संप्रभु होगा। जैसे अगर भारत के बारे में देखा जाए तो भारत अपने आंतरिक मतलब गृह संबंधी निर्णय, मतलब आंतरिक संबंधी निर्णय, या राज्यों से संबंधित कोई मामला है, या विदेशी इंटरनेशनल रिलेशन या विदेशी कोई मामला है, बाह्य निर्णय है, बाह्य मामला है, तो उसको लेने में पूर्ण रूप से क्या है? स्वतंत्र है। भारत के निर्णय को कोई देश प्रभावित नहीं करता है, इसलिए कहा जाता है कि हमारा भारत क्या है? संप्रभु है। तो संप्रभुता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है आंतरिक संप्रभुता, एक होती है बाह्य संप्रभुता। और आंतरिक संप्रभुता का मतलब होता है कि अपने आंतरिक निर्णय को लेने में स्वतंत्र हो, अपने गृह या आंतरिक निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, आंतरिक निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, आंतरिक निर्णय लेने में क्या हो? स्वतंत्र हो। जब अपना आंतरिक निर्णय लेने में क्या होगा? स्वतंत्र होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आंतरिक संप्रभुता। उसको हम बोलेंगे आंतरिक संप्रभुता। और जब कोई अपना बाहरी निर्णय मतलब विदेश से संबंधित कोई मामला हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाह्य संप्रभुता। तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाह्य संप्रभुता। तो भारत हमारा कैसा है? संप्रभु देश है, क्योंकि भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय को लेने में क्या है? स्वतंत्र है। ये तो बात हो गई हमारे संप्रभुता की। इसीलिए संप्रभुता को कहा जाता है राज्य का प्राण तत्व, और संप्रभुता की अनुपस्थिति में हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संप्रभुता किसी भी राज्य का प्राण होता है। संप्रभुता की अनुपस्थिति में वह क्या हो जाता है? राष्ट्र। संप्रभुता की अनुपस्थिति में वह क्या हो जाता है? राष्ट्र। जैसे अगर हम 1947 से पहले देखें तो 1947 से पहले भारत एक राष्ट्र था। भारत क्या था? एक राष्ट्र था। राष्ट्र मतलब ब्रिटेन का उपनिवेश था। 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत एक कह सकते हैं कि डोमिनियन स्टेट के रूप में काम कर रहा था। भारत एक डोमिनियन स्टेट के रूप में काम कर रहा था। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है? डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि अगर 1947 से 50 के बीच देखें तो नियम कानून बनाया हुआ था अंग्रेज़ों का, लेकिन उस अंग्रेज़ों के बनाए गए नियम कानून के माध्यम से भारत का शासन प्रशासन कौन कर रहा था? कौन चला रहा था? तो भारतीय चला रहे थे। तो जब इसमें कहा जा सकता है
कि नियम कानून किसी और का बनाया हुआ हो, शासन प्रशासन उस देश के नागरिक चला रहे हों, तो फिर ऐसे देश को हम क्या बोलेंगे? डोमिनियन स्टेट, या इसी को डोमिनियन स्टेट कहा जाता है। और 1947 से पहले भारत क्या था? तो 1947 से पहले भारत राष्ट्र तो था लेकिन राज्य नहीं था। और भारत राज्य कब बनता है? तो भारत राज्य बनता है 1950 से, मतलब 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? राज्य कहते हैं। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? राज्य। तो इसमें अगली टॉपिक हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग अगली टॉपिक देखते हैं जिसमें हम लोग पढ़ते हैं राज्य के कार्य। उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? राज्य के कार्य। तो राज्य के कार्य क्या है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। राज्य के दो कार्य हैं, या राज्य के दो कार्य होते हैं। एक को हम बोलते हैं आवश्यक कार्य। राज्य के दो कार्य हैं, एक को हम बोलते हैं आवश्यक कार्य और एक को हम बोलते हैं कल्याणकारी कार्य। आवश्यक कार्य और कल्याणकारी कार्य। आवश्यक कार्य के अंतर्गत राज्य का जो शासन प्रशासन है, न्याय व्यवस्था है, इसको बनाए रखने की क्रिया को शामिल किया जाता है। और कल्याणकारी कार्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है उन तत्वों को जिसमें राज्य अपने नागरिकों का, अपने निवासियों का अधिक से अधिक मात्रा में क्या करता है? कल्याण करता है। मतलब उनको सुख सुविधा प्रदान करने का, उनका कल्याण करने का प्रयास करता है। तो थोड़ा सा राष्ट्र, राज्य और डोमिनियन स्टेट के बारे में समझ लेते हैं, फिर राज्य के कार्य पे चलते हैं। जैसे अभी हमने बताया आपको कि 1947 से पहले, 1947 से पूर्व भारत क्या था? राष्ट्र था। 1947 से पूर्व भारत राष्ट्र था। 1947 से पूर्व भारत क्या था? राष्ट्र था। 1947 से 26 जनवरी 1900 या 25 जनवरी कर देते हैं, 25 जनवरी 1950 तक भारत क्या था? भारत डोमिनियन स्टेट था। डोमिनियन स्टेट था। डोमिनियन स्टेट था। और 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 से भारत क्या है? राज्य है। भारत क्या है? राज्य है। जैसे कि अभी हमने आपको अंतर बताया कि 1947 से पहले भारत के पास पर्याप्त जनसंख्या थी, ब्रिटिश सरकार थी, क्षेत्रफल भी निश्चित था, लेकिन भारत के पास संप्रभुता नहीं थी। तो भारत क्या था? एक राष्ट्र था। 1947 से, मतलब 15 अगस्त 1947 से 25 जनवरी 1950 तक भारत क्या था? डोमिनियन स्टेट था। और डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि कानून बनाया हुआ था अंग्रेज़ों का, लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा शासन प्रशासन भारत का कौन चला रहा था? भारत के लोग चला रहे थे। तो ऐसे राज्य को हम क्या बोलते हैं? डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है शासन प्रशासन किसी और का, लेकिन वह शासन प्रशासन किसी और के द्वारा बनाए गए कानून से चलाया जा रहा हो। और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो गया, तो फिर लागू किए गए संविधान के अनुसार लागू किए जाने के बाद से ही भारत क्या हो जाता है? भारत हो जाता है राज्य। 26 जनवरी 1950 से भारत क्या हो जाता है? राज्य। अब देखते हैं यहाँ पर ये जो राज्य है, राज्य के कार्य, राज्य के कार्य
और जो राज्य के कार्य हैं ये होते कितने प्रकार के हैं, या राज्य कितने प्रकार से काम करते हैं? तो राज्य करते हैं दो काम। राज्य करते हैं दो काम। जैसे 16वीं शताब्दी के समय की बात देखी जाए, 16वीं सदी के समय अगर देखा जाए तो राज्य केवल क्या करते थे? आवश्यक कार्य। राज्य केवल क्या करते थे? आवश्यक कार्य करते थे। आवश्यक कार्य करते थे। ठीक। 16वीं सदी तक भारत जो राज्य हैं वो क्या काम करते थे? आवश्यक कार्य। या यूँ कहें कि 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक भारत जो राज्य हैं वो आवश्यक कार्य करते थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से राज्य कल्याणकारी कार्य भी करने लगे। राज्य कल्याणकारी कार्य भी करने लगे। अब थोड़ा सा देखते हैं कि आवश्यक कार्य और कल्याणकारी कार्य में डिफरेंस क्या है। में करते क्या थे ये राज्य? जो आवश्यक कार्य और कल्याणकारी कार्य करते थे इसमें क्या करते थे? आवश्यक कार्य के अंतर्गत राज्य न्याय व्यवस्था बनाए रखते थे। न्याय व्यवस्था को बनाए रखना होता था। न्याय व्यवस्था को बनाए रखना। दूसरा, शांति व्यवस्था को बनाए रखना। शांति व्यवस्था को बनाए रखना। जैसे आज के समय में देखा जाए तो पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस का काम होता है शांति व्यवस्था बनाए रखना या सुरक्षा करना। तो यहाँ पर तीसरा क्या है? तीसरा यहाँ पर है हमारा सीमा सुरक्षा। तीसरा हमारा क्या है? सीमा सुरक्षा। और आज के समय में अगर देखा जाए तो ये तीनों काम करता कौन है? तो ये तीनों काम करते हैं आज के समय में हमारी पुलिस या सेना। ये तीनों काम कौन करता है? ये तीनों काम करते हैं पुलिस। ये तीनों काम करते हैं पुलिस। इसीलिए 16वीं सदी के राज्य को पुलिस राज्य भी कहा जाता है। 16वीं सदी के राज्य को पुलिस राज्य भी कहा जाता है। 16वीं सदी के राज्य को हम क्या बोलते हैं? पुलिस राज्य। पुलिस राज्य। ठीक। 16वीं सदी के राज्य को क्या बोलते हैं? पुलिस राज्य। क्योंकि पुलिस का काम क्या होता है? न्याय व्यवस्था में भागीदारी करना, सीमा की सुरक्षा करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। और इन तीनों कामों के कारण से 16वीं सदी के राज्य को हम क्या बोलते हैं? पुलिस राज्य। ठीक। तो प्रारंभ में राज्य केवल आवश्यक कार्य करते थे और आवश्यक कार्य करने के कारण इसको संज्ञा क्या दी जाती थी? पुलिस राज्य की। तो जो कल्याणकारी राज्य कल्याणकारी कार्य है उसमें कौन कौन से कार्य शामिल किए जाते थे? थोड़ा सा इसको समझते हैं। कौन से कार्य हैं? कल्याणकारी कार्य। और कल्याणकारी कार्य के अंतर्गत इसमें शामिल किया जाता है लोगों को आवास उपलब्ध कराना। लोगों को आवास उपलब्ध कराना। आवास उपलब्ध कराना। दूसरा, लोगों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा
और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, सुविधा उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना, या इसी को एक लाइन में कह सकते हैं कि लोगों की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करना, लोगों की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करना, लोगों की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करना, को पूरा करना। परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त बनाना, व्यवस्था को दुरुस्त बनाना इत्यादि, ये जो कार्य हैं ये सभी कार्य किस में आते हैं? कल्याणकारी कार्य में। ये सब काम किस में आते हैं? कल्याणकारी कार्य में। इसलिए कहा जाता है कि राज्य के दो काम थे 19वीं सदी, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले के जो राज्य होते थे वो काम करते थे आवश्यक कार्य। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले के राज्य थे वो करते थे आवश्यक कार्य, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के जो राज्य हैं वो करते हैं कल्याणकारी कार्य। और इसीलिए 16वीं सदी के राज्य को कैसे राज्य की संज्ञा दी जाती है? पुलिस राज्य की। और आज के राज्य को संज्ञा किसकी दी जाती है? कल्याणकारी राज्य की। तो ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो यहाँ से हम लोग अगली टॉपिक शुरू करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं भारत का संवैधानिक विकास। उसको हम क्या बोलते हैं? भारत का संवैधानिक विकास। और भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं भारत के संवैधानिक विकास में एक्ट और अधिनियम को, विभिन्न एक्ट और विभिन्न अधिनियम को, जिसमें जैसे हम लोग 1773 के एक्ट को पढ़ते हैं, 1781 के एक्ट को पढ़ते हैं, 1784 के एक्ट को पढ़ते हैं, बहुत सारे एक्ट और अधिनियम हैं। तो थोड़ा सा उसका एक बेसिक परिचय ले लिया जाए एक्ट और अधिनियम की, जिसको हम क्या टॉपिक संज्ञा देते हैं? भारत का संवैधानिक विकास। चलिए देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास। और भारत के संवैधानिक विकास से भी ठीक ठाक मात्रा में सवाल आते हैं। भारत के संवैधानिक विकास से भी ठीक ठाक मात्रा में सवाल आते हैं, समझते हैं उसको। भारत के संवैधानिक विकास को दो भाग में बांटा गया है। भारत के संवैधानिक विकास को दो भाग में बांटा गया है, जिसमें से एक भाग को हम बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का शासन, जिसमें से पहले भाग को क्या बोलते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का शासन। और दूसरे भाग को हम बोलते हैं क्राउन या सम्राट के अधीन भारत का शासन। क्यों कहा जाता है ऐसा, आगे उसको देखते हैं। जैसे टॉपिक हमारी क्या है? टॉपिक हमारी है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास का इतिहास। विकास का इतिहास। ठीक, इस विकास के इतिहास में हम लोगों को कई सारी चीज़ें पढ़नी हैं, एक एक करके हम लोग समझते हैं। इस विकास के इतिहास को हम लोग बांटते हैं दो भाग में। इसको हम लोग बांटते हैं दो भाग में, और ये दो भाग कौन सा होगा? जिसमें से पहला भाग है, इसको हम बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का शासन। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन
भारत का शासन, भारत का शासन। और दूसरे भाग में हम लोग बोलते हैं इसको कि क्राउन या सम्राट के अधीन भारत का शासन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्राउन या सम्राट के अधीन भारत का शासन। क्राउन या सम्राट के अधीन भारत का शासन। अब इसमें क्या होगा समझते हैं। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत के शासन की बात हो रही है, इसके अंतर्गत हम लोग कई सारे एक्ट और अधिनियम को पढ़ते, कई सारे एक्ट को पढ़ते हैं, कई सारे एक्ट को पढ़ते हैं। जैसे शुरुआत होते हैं हमारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो इसको हम क्या लिखते हैं? 1773 का एक्ट। फिर आता है 1781 का एक्ट, 1781 का एक्ट। फिर आता है 1784 का एक्ट। फिर आता है 1813 का एक्ट। फिर आता है 1833 का एक्ट। और लास्ट में आता है 1853 का एक्ट। ये है क्या, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे ये जो एक्ट हमने लिखा है उसमें होता क्या था, ये सारे एक्ट पारित किसके द्वारा किए जाते थे? ये सारे एक्ट पारित किए जाते थे ब्रिटेन की संसद के द्वारा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत के शासन के अंतर्गत हम लोग एक्ट पढ़ेंगे, ये सारे एक्ट पारित किसने किया? ब्रिटेन की संसद ने। लेकिन ये एक्ट लागू किस पर होता था? तो ये एक्ट लागू होता था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। ये एक्ट लागू होता था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। और इसके अंतर्गत जो भी अधिनियम पारित किए गए हैं, ये अधिनियम पारित किए गए हैं ब्रिटेन की संसद के द्वारा। लेकिन ये लागू किस पर होते थे? ये लागू होते थे भारत की जनता पर या भारत पर लागू होते थे। दोनों में यही अंतर है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो 1773 के एक्ट से लेकर 1853 तक का एक्ट पारित किया गया है, ये सब पारित किया गया है ब्रिटेन की संसद के द्वारा। लेकिन ये लागू किस पर होता था? ईस्ट इंडिया कंपनी पर। ये भारत के ऊपर नहीं लागू होता था। लेकिन इसके अंतर्गत जो अधिनियम पारित किए गए हैं, ये लागू होते थे भारत पर या भारतीय जनता पर। ये ईस्ट इंडिया कंपनी पर लागू नहीं होता था। क्यों? क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद भारत में कंपनी के शासन प्रशासन को समाप्त कर दिया गया। कंपनियों को केवल व्यापार का अधिकार दिया गया कि अब आप भारत में रहकर केवल व्यापारिक काम को करिए। देखते हैं, क्राउन या सम्राट के अधीन भारत के शासन के अंतर्गत यहाँ पर शुरू होता है 1858 के अधिनियम से। तो यहाँ पर पहला क्या है? 1858 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम। फिर आता है 1861 का अधिनियम। फिर 1892 का अधिनियम। फिर आता है 1909 का अधिनियम या 1909 का, इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के अधिनियम को हम क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। फिर अगला आता है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 का
भारत शासन अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम, और लास्ट में आता है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। अब इसमें अंतर क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। ये जो सारे एक्ट हैं, ये सभी एक्ट किसके द्वारा पारित किए गए? तो यहाँ पर लिख देते हैं, उपर्युक्त सभी एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए थे। पारित किए गए थे और ये सभी एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी पर लागू होते थे। ये सभी एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी पर लागू होते थे, ना कि भारत पर या भारत की जनता पर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये जो सभी एक्ट अधिनियम पारित किए गए, ये सभी अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किए गए। ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किए गए। संसद के द्वारा पारित किए गए थे। पारित किए गए थे, लेकिन ये सभी अधिनियम भारत पर या भारत की जनता पर लागू होते थे। भारत पर या भारत की जनता पर लागू होते थे। यही दोनों में अंतर है, इसीलिए इसको हम दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का शासन, और एक है क्राउन या सम्राट के अधीन भारत का शासन। इतना समझ में आ गया? अब इसमें से हम लोग एक एक अधिनियम करके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। शुरुआत हम लोग करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।